और ये मार्शल आर्ट के पीछे क्या कहानी है? मार्शल आर्ट के पीछे कहानी है 18 रुपए की एक। मार्शल आर्ट एकदम जो दिखता है फाइट, और योगा एकदम दिखता है कि स्टेबिलिटी। अगर मेरा दिमाग पे अपना खुद ही नहीं काबू है तो मैं किसी और को कैसे काबू करने की सोचूंगा। देखो, इंटेलिजेंस तो पूरा एआई ले चुका है। योगा तो लाइफ स्टाइल का पार्ट वैसे तो सभी का होना चाहिए। योग आपकी लाइफ में कैसे एंटर करती है? जो आपकी चित्त, आपके मन की वृत्ति को रोक दे, थाम दे। तो आपने वहीं पे अपना पित्त दोष खत्म कर लिया। पेरेंटिंग किया ही एग्जैक्टली गलत है। आम भाषा में हम सांस लेना भूल रहे हैं। कि सांस ही है जो आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर को कनेक्ट करती है। चक्राओं के बारे में पूछना चाहूंगा कि क्यों जगाना है चक्रा, उसके खुद चक्र जागृत हो गए। आपका माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में सिर्फ लाइफ रहती है। और ये मैं पेरेंट्स के साइड से मैं बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक मानता हूँ, ये बहुत बड़ा फेलियर है ये। नमस्कार दोस्तों, आज के एक स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं मार्शल आर्ट के बारे में, योगा के बारे में। इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और इन दोनों के पीछे डीप साइंस क्या है। आज बात करने वाले हैं हम पेरेंटिंग के बारे में। कैसे योगा आपकी पेरेंटिंग जर्नी को में हेल्प कर सकता है, कैसे योगा आपके रिलेशनशिप में हेल्प कर सकता है। वेलबींग तो है ही है, वेलबींग के साथ साथ आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस को एनरिच कर सकता है। आज ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये एक इंटरनेशनल योगा टीचर हैं और साथ साथ मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी कंट्री से अलग अलग विधि सीखी है, अलग अलग मार्शल आर्ट के बारे में इन्हें डीप नॉलेज है, फाइट के बारे में डीप नॉलेज है। और हम जानेंगे मार्शल आर्ट और योगा कैसे कनेक्टेड है। तो आइए मिलते हैं आज के गेस्ट अमित कुमार जी से। अमित जी, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, है ना, ये जर्नी कैसी रही आपकी? योगा आपको चुना या आपने योगा को चुना? मार्शल आर्ट ने आपको चुना कि आपने चुना? और ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन कैसा बना? इसके पीछे राज क्या है? ना मैंने योगा को चुना और पता नहीं योगा ने चुना या क्या, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता था बिहार में कि जैसे पहले हेल्थ फैसिलिटी बहुत ख़राब हुआ करती थी। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरी दो बड़ी बहनें का देहांत हो गया। अच्छा। एक का छठी के दिन ही हो गया और एक ऐसी कुछ तबीयत निमोनिया वगैरह ऐसी में भी कुछ ख़राब होगा और उसमें ऐसा हो गया। तो एक जैसा पुराने के टाइम पे होता है ना कि मतलब किसी कोई परिवार का कोई भी नहीं सरवाइव कर पा रहा है, अगर जो भी अगर सरवाइव कर गया तो हम उसको जो है वो किसी आश्रम के उस पे जो है मतलब हम दे देंगे। तो मतलब एक काइंड ऑफ डोनेशन समझ लीजिए। अच्छा। तो इस तरीके से शिवानंद योगा के एक गुरुजी हुआ करते थे, तो उनसे मतलब मैं टच में आया और उनके बाद जो है मतलब माँ बाप टच में आए और उसके बाद तो 9 साल करीब शुरुआती दौर के वैसे वो आश्रम से स्टार्ट हुआ। शुरू में ये ज़रूर लगता था कि भाई मतलब पेरेंट्स के लिए बड़ी वाली फीलिंग आती थी, लेकिन वो आश्रम में जैसा लोगों को देख के लगता है वो वैसा होता नहीं है कुछ भी। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चे जैसा केयर किया। फिर वहाँ से जो जर्नी चालू हुई वो तो वो योग का कुछ इस कदर जर्नी चालू हुआ कि आज योग ही रह गया और उसी के साथ में ही आज जी रहा हूँ सब कुछ। तो बचपन में ही आपको योग हाँ का छाया मिल गया, समझिए आप, सीधा जी। सीधा बचपन ही वैसा शुरू हुआ। शुरुआत ही इतनी धमाकेदार थी। और ये मार्शल आर्ट के पीछे क्या कहानी है? मार्शल आर्ट के पीछे कहानी है 18 रुपए की एक। अच्छा, कि 18 रुपए की। हाँ, कि एक नेता का एक लड़का था। अच्छा। तो मैंने उसको 18 रुपए किसी उस पर दिया था और वो 18 रुपए वसूलने थे मुझे, अच्छा। क्योंकि वो दे नहीं रहा था। हाँ। तो उस 18 रुपए वसूलने के चक्कर में मैंने कहा कहते हैं कि भाई वो नेता का लड़का है तो ऐसे तो मैं उससे झगड़ नहीं पाऊँगा, लड़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो तब के टाइम पे मिथुन दादा वगैरह की पिक्चर आती थी, जैकी चैन जैकी वगैरह ये चैन, सब की ब्रूस पिक्चरें ली। मार्शल आर्ट वगैरह की आती थी, हाँ ब्रूस ली हाँ। वगैरह की।
तो मुझे लगा कहते हैं कि ये सीखना है और ये सीखने के बाद ही जो है वो पैसा वसूला जा सकता है। तो मैंने अपनी पहली मार्शल आर्ट जो मैंने सीखी वो राशिद सर से सीखी, राशिद अंसारी सर से, ताइक्वांडो से चालू किया। ओके। और आई थिंक तब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 7-8 साल के आसपास की एज की। तो वो पैसा तो वसूल नहीं कभी हुआ, बट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ गया कि अ, मतलब उस पैसे की इच्छा ही कभी नहीं आई फिर इस जर्नी के अच्छा। दौरान। ओके। शुरू में ज़रूर लगता था कि वो भाई वो पैसा वसूलना है। हम्म। तो उसके बाद से फिर मैंने बहुत सारे मैंने मार्शल आर्ट्स मैंने सीखी, फिर बॉक्सिंग भी मैंने सीखा, किक बॉक्सिंग मैंने किया, मुay थाई मैंने अच्छे लेवल पे किया। राशिद सर ही मुझे जुजुत्सु सिखाए, जापानीज जुजुत्सु सिखाए, कई सारे वेपन्स सीखे जैसे बो स्टाफ हो गया, ताइजी जियान सॉल्ड हो गया, स्क्रीमा हो गया, बेकिती त्रिशिया काली भी सीखा। फिर पिछले 5 साल से शस्त्र विद्या भी सीख रहा हूँ। वाह, इसमें कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? मार्शल आर्ट्स बेसिकली क्या है, मार्शल आर्ट्स अगर हम कहें तो मार्शल का मतलब है फाइट, और आर्ट हो गया आपका कला। तो जितने भी लड़ाई लड़ने की कला है, अब वो चाहे मतलब बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, मुay थाई हो, वो कंट्री टू कंट्री नाम वेरी किया, कंट्री टू कंट्री कल्चरल आइडेंटिटी के साथ में कल्चरल बहुत सारी चीज़ें वेरिएशन उसमें आई दिखी, ऐड हुई। जैसे बॉक्सिंग ऐसा ही नहीं कि केवल वेस्टर्न बॉक्सिंग है, अपने अच्छा। महाराष्ट्र में बॉक्सिंग होता था। ओके। और महाराष्ट्र में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बॉक्सिंग होता था वो पहले के टाइम पे बहुत लीथल होता था। हम्म। यानी हाथ में नकल्स पहन के तक होता था। और ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो, और जैसे मिक्स मार्शल आर्ट को लोग जैसे समझते हैं कि आज का है, ओरिजिनली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ओरिजिनली मिक्स मार्शल आर्ट का ऐसे हिस्ट्री ग्रीस से लेते हैं हम। अच्छा। कि और वो बहुत ब्रूटल होता था कि एक आदमी बीच में है और कई सारे लोग ऐसे उसको घेर के लड़ रहे हैं, क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। एक छोटा सा देश और पर्शिया जैसे एम्पायर को बिल्कुल चैलेंज कर रहा है, तो दे हैड दिस थिंग। तो मिक्स मार्शल आर्ट ऐसे अगर देखेंगे तो वहाँ से ऐसे आया। तो ऐसे बहुत सारे स्टाइल ऑफ फाइटिंग हैं, लेकिन ओवरऑल जो है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि कार अगर कहती है तो BMW की भी कार हो गई, वो मर्सिडीज़ का भी कार हो गया, वो मारुति का भी कार हो सकता है। तो सेम वे मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे कैटेगरी उसमें आते हैं। रूट अगर ऐसे डिवाइड अगर करेंगे कि 2 कैटेगरी वाइज, तो आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैंडिंग में और एक आपका ग्राउंड पे। अच्छा। तो इस 2 कैटेगरी में, पहला कैटेगरी में जैसे स्टैंडिंग में जो आ गए वो आपका बॉक्सिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, मुay थाई हो गया, ये सारे जो हैं, मतलब या कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, ये सारे स्टैंडिंग के बेस्ड हैं। अब जिसमें बॉडी का क्लिंचिंग हो जाता है, जिसमें एक दूसरे को हम पकड़ लेते हैं, जिसमें ग्रैप करके जो होता है, वो आपका हो गया ग्रैपलिंग का आर्ट। ओके। तो जैसे कुश्ती हो गया, जूडो हो गया, जिजित्सु हो गया, ये सारे ग्रैपलिंग के आर्ट हैं। ओके, तब ये तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे देखा जाए तो। मतलब कंटिन्यू इस पे रिसर्च होते गए हैं समय के हिसाब से, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काल परिस्थिति में अलग अलग चीज़ें डेवलप हुई हैं, और सब मिलके नॉलेज कहीं ना कहीं सब हाँ, जगह पर। जैसे कुछ भी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही साइंटिफिकली बेस्ड है। जैसे सही मायने में अगर आप बॉक्सिंग अगर आप जैसे सीख रहे हैं, वैसे तो किसी भी मार्शल आर्ट में तो सबसे पहले स्टार्ट ही होता है फुटवर्क से। अच्छा, फुटवर्क से। हाँ, बॉक्सिंग लगता है कि हाथ का है, लेकिन चालू होता है ये पैर से ही सारा। अच्छा। और इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी की कोई टीचर के पास में अगर गया और उसका कोच अगर उसको हाथ से अगर सिखा रहा है, तो उसके पास में पहले दिन से छोड़ दो, क्योंकि उसने बॉक्सिंग नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि जिसने भी सही से बॉक्सिंग अगर सीखा है या किया है, वो आपको पहले दिन ही आपको फुटवर्क सिखाएगा। तो पहला मतलब बैलेंसिंग सिखाना है इसके फुटवर्क पहले। बेसिकली क्या है कि आपको मूव करने आना चाहिए। ओके। आप एक जगह पे स्टेबल होकर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ में आप ले लेंगे तो एक जगह अगर सपोज़ मैं बिल्कुल एक ही चीज़ में अगर लगा हुआ हूँ, मुझे एक ही चीज़ आती है, बाकी चीज़ें मैं मतलब बिल्कुल नील हूँ, तो भी सर्वाइवल के लिए थ्रेट है। तो आपको एग्जैक्टली मूवमेंट इज़ द की। ओके।
लाइफ में भी मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की। फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट है लाइफ में भी। जैसे आज के टाइम पे जैसे एक बहुत बड़ा इशू है लोगों का कि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, दे आर अटैच टू दैट, और पूरे साल भर जो है वो दिमाग में उसी के बारे में चल रहा है कि उसने ऐसा मुझे बोल दिया, उसका ऐसा बदला लेना है, ये जवाब दूंगा, वो जवाब दूंगा, इमेजिनरी वर्ल्ड में वो साल भर तक वो बदला लेने की भावना चल रही है। लिव इट। सो मूवमेंट, यू आर मूविंग योर माइंड थ्रू आउट। द मोर यू आर स्टैटिक, जितना आप एक जगह पे थम गए उतना गंदगी एग्जैक्टली जम जाएगा। जैसे तालाब में का पानी एक जगह पे थमा हुआ है, थमा हुआ नदी का पानी बहता हुआ है, वो हमेशा साफ रहता है वो। ज़्यादा साफ रहता है। सो मूवमेंट इज़ द की। सेम वे अगर आप बॉक्सिंग में आप अगर एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट मूविंग, यू आर एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। आप रुक गए तो एक हद तक अपने आप को बचा पाएंगे, उसके बाद तो प्लस किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, चाहे फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिसको नहीं बॉक्सिंग मतलब लड़ने के लिए करना है, जिसको केवल सिर्फ फिटनेस का ही सीखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सीखेंगे, तब भी आप देखेंगे कि मूवमेंट ज़रूरी है। जैसे आमतौर पे जिम पे देखते हैं लोग पंचिंग बैग में गए, पंचिंग बैग में धड़ 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 मार के और चले आए, तो आपने अपने धड़ के एक हिस्से को ही सिर्फ मूव किया, आपका बाकी हिस्सा तो नीचे स्टैटिक है। तो आपने मूवमेंट तो किया ही नहीं। तो फिर लोग कहते हैं कि इतने कि भाई वेट क्यों नहीं कम हो रहा है, ये क्यों नहीं कम हो रहा है। भाई आपने मूव कहाँ किया, आपने शरीर के एक ही हिस्से को हिलाया। वो तो आप आराम से चेयर पे बैठ के भी आराम से ऐसे हाथ को हिला लीजिए, है ना। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है कि मूवमेंट जो है बहुत बड़ी चीज़ है। एक कंफ्यूजन आता है देख के, मार्शल आर्ट एकदम जो दिखता है फाइट, और योगा एकदम दिखता है कि स्टेबिलिटी, और एक आता है कि इन सब चीज़ों में हम जब पीस खोजते हैं, एंड अल्टीमेटली दोनों पीस तक पहुंचाती हैं चीज़ें। बट जब हम आम भाषा में देखते हैं, आम इंसान जब देखते हैं, तो दो एक्सट्रीम दिखता है ये एक साथ में। इसके पीछे कुछ इसमें क्लैरिटी देंगे, क्योंकि मैं एज अ इंडिविजुअल जब मैं देख पा रहा हूँ, तो एक पर्सन योगा में शांति और एक पर्सन फाइट में इतनी ज्ञान कैसे हो सकता है? सही मायने में अगर देखेंगे तो जैसे किसी के पास में अगर आपने किसी को अगर बहुत ज़्यादा पावर दे दिया तो उसके दो चांसेस हैं। एक कि उसका सही इस्तेमाल हो, दूसरा कि उसमें कुछ विकृति आ जाए। विकृति, जैसे किसी को आपने पावर बहुत ज़्यादा दे दिया तो हो सकता है उसका भी वो मिसयूज़ करेगा, वो विकृति वो कुछ का कुछ भी कर रहा है बिना सोचे समझे। एक्चुअल अगर सही से अगर आप कोच, अगर एक आपका अच्छा कोच अगर आपको मिला तो वो विकृति से आपको हमेशा बचा कर रखेगा। वो शुरुआत में हमें जितना मार्शल आर्ट जितना हमें वायलेंट लगता है, जैसे ये हिस्ट्री में ऐसे हुए भी हैं, जैसे कई से समुराय हुए हैं जो बहुत पावरफुल हुए हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी गांव को साफ़ कर दिया है। चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा एग्जांपल रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चाहे शुरू में वायलेंस हो चाहे कहीं से भी, लेकिन एग्जैक्टली आपने उसको निकलने नहीं दिया। एक्चुअली आपने अपने बच्चे को के ब्रेन का मैनिफेस्टेशन को कहीं निकलने नहीं दिया आपने। ओके, उसकी एनर्जी को रोक एनर्जी को लिया। कहीं आपने निकलने नहीं दिया। तो समहाउ एग्जैक्टली चाहे वो घर पे या चाहे किसी और फॉर्म में आप उसको एग्जैक्टली बांध के रख रहे हैं। आप मुट्ठी को पंच को कितनी देर बांध के रख सकते हैं ऐसे? हम अगर कितना भी अगर टाइट करके रखें तो 1 घंटा, बहुत ज़्यादा अगर अच्छे हैं तो 1 घंटा, 1 घंटे के बाद में ढीला होगा ग्रिप, फिर उसका हाथ खोलना पड़ेगा। लेकिन ये हाथ थ्रू आउट खुला होता है और थ्रू आउट द डे हम ऐसे ही एग्जैक्टली चलते होते हैं। हमें अपने इमोशंस को ना बांध के नहीं रखना है। तो जैसे मार्शल आर्ट्स में ये जो है ना कि मतलब कि अरे मार्शल आर्ट्स मतलब बच्चा तो लड़ाई झगड़ा में हम इसको क्या डालें, नहीं। जैसे जैसे वो उसमें एफिशिएंस होता चले जाएगा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बच्चा बहुत पीसफुल होते चले जाएगा। बच्चे को सिखाने वाला कोच किस तरीके से सिखा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी जैसे मैंने बताया कि 18 रुपये को वसूल करने के लिए के उद्देश्य से मैं मार्शल आर्ट सीखा। और जब ये मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
अभी आई थिंक 1.5-2 साल पहले की एक बात है कि मैं क्लास लेके नीचे से उतर रहा था, सुबह सुबह की बात है। अच्छा। और एक पागल आदमी ऐसे नीचे से जाते हुए और गाली गलौज कर रहा था। उसने मुझे भी देखा और मुझे भी गाली दे दिया, 2-4 माँ बहन की गालियाँ। तो मैंने उसके साइड एक बार देखा, फिर उसके बाद में मैंने नज़र हटा लिया। मैंने क्या कहता है कि भाई मतलब कौन है, सुबह सुबह लोग राम राम का बेरे में जो है वो गाली गलौज कर रहा है। फिर थोड़ा वो आगे चला गया, तो मेरे एक बार नज़र हुआ, मैं एक बार फिर से उसको पलट के ऐसे मैं देखा, तो उसने मुझे पलट के फिर से मुझे 2-4 गालियाँ दे दी। हम्म। मैं मुस्कुराया और गाड़ी खोला और मैं बैठ गया। मैंने कहते हैं कि भाई उसे नहीं समझ है, हम्म। उसका दिमागी स्तर ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन मेरा तो समझ है, मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। ये स्टेज अंदर से वायलेंस कब तक रहता है आपके अंदर, जब आप उस इमोशन को आप बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। आप करना चाहते हैं लेकिन आपको किसी फॉर्म में एग्जैक्टली आपको बांध दे, चाहे वो पेरेंट्स बांध दें, चाहे किसी और फॉर्म में टीचर्स बांध दें, या सोसाइटी आपको एक दायरे में बांध दे। जब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एग्जैक्टली बचपन से वो आता है और वो सही डायरेक्शन पे अगर चैनलाइज अगर है, वो जाहिर सी बात है कि आप दिमागी स्तर को समझ के एग्जैक्टली आप डिसीजन लेंगे कि भाई मैं अभी क्या करूँ एग्जैक्टली। जैसे मार्शल आर्ट्स, आप एक पंच तब तक सही से एग्जैक्टली आप किसी के फेस पे नहीं चढ़ सकते हैं जब तक आपका दिमागी स्तर नहीं ठीक हो। हम्म। ठीक है, एक लेमैन को आप मार सकते हैं, लेकिन जो स्किल्ड है वो डिफेंड करेगा। आप पैड पे प्रैक्टिस कर लीजिए, पंचिंग बैग पे आप 100 बार पंच कर लीजिए, लेकिन वही जब रियलिटी में आता है तो रियलिटी में बिल्कुल वो डिफरेंट हो जाता है। रियलिटी में एक पंच नहीं लग रहा है, 100 पंच वहाँ पास मारा था, हम्म। क्योंकि दिमागी दिमाग नहीं संतुलित है, दिमाग नहीं शांत है। तो जब दिमाग नहीं संतुलित है तो मैं वो गलतियाँ करूँगा जो मुझे एग्जैक्टली चाह के भी मुझे एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। जब जैसे मैं जब सिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट यू काम योर सेल्फ, फर्स्ट यू बैलेंस योर सेल्फ। अगर आप ही अगर बैलेंस्ड अगर नहीं है तो आप किसी और को गिराने की कैसे सोच सकते हैं। अगर मेरा दिमाग पे अपना खुद ही नहीं काबू है तो मैं किसी और को कैसे काबू करने की सोचूंगा। तो एक्चुअल अगर आप सही मायने देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे डजेंट मैटर कि फ्रॉम विच साइड ऑफ द माउंटेन यू आर जस्ट गोइंग अप, बट द मोमेंट यू रीच द पीक एवरी वन विल जस्ट सी द सेम मून। हम्म। अब योगा का भी वही पाथ है। योग में कई सारे पाथ हैं। अष्टांग विन्यासा है, हठ योगा है, क्लासिकल योगा है, राज योग है, कर्म योग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तरीका अलग हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे पहुंचना सभी को एक ही जगह पे है। योग तो हर चीज़ में है। एक साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सर, मेटाकॉग्निशन, जी है ना, जिसमें हम देखते हैं आप सोच कैसे रहे हो। एक इंसान के अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो सोच कैसे रहा है उसको वो देख सके, यानी इमोशनली डिटैच होके, और वो सिचुएशंस पे वो क्या डिसीज़न लेगा 1 2 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बर्ड आई व्यू से देखते रहता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा उसे खुद के ऊपर रखा हुआ है। तो ये इससे इमोशनल रेगुलेशंस बहुत ज़बरदस्त बच्चे के अंदर एक डेवलप होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये आपने जो बात बताई यहाँ पे, मुझे ये एकदम ये मेटाकॉग्निशन जो वर्ड है ये अपने आप उस बच्चे में डेवलप हो रहा है जो इस डिसिप्लिन पे जा रहा है। दिस इज़ हाउ द डिसिप्लिन इज़ बिल्ट। तो सो दैट आप ऑप्शंस खुद क्रिएट कर सकें और उसमें से राइट ऑप्शंस को ले सकें, आप ऑटोमेटिक इमोशनल ड्रिवन पे एक्शन ना ले लें। ट्रू, वेरी ट्रू। सबसे पहली बात, योग आपकी लाइफ में कैसे एंटर करती है ना। एक योग, हम सोचते हैं योगा क्लास जा, मैंने योगा किया, मैंने ये किया, मेडिटेशन किया, हो गया, ये है। लेकिन योग एक्चुअल में वो योग है कि योग में आप जाते हो, उतरते हो। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बताइए और कैसे आपको करना चाहिए योग। जैसे आपने एक अभी कॉन्सेप्ट आपने मेटा कॉग्निशन का। कॉग्निशन का आपने जो बात कहा, मैं उसी संदर्भ में एक चीज़ कहूँगा कि जैसे पतंजलि योग सूत्र में जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि एक लाइन में उन्होंने सिंपल लाइन में डिफाइन किया है योग को। वो कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा।
जो लगभग आमतौर पे सभी ने कहीं दीवार वगैरह पे लिखा हुआ है, कहीं सभी ने सुना होगा है, क्लासेस में भी ऊपर लगा हुआ होता है। एक सिंपल सा एक मतलब है इसका कि वही योग है जो आपकी चित्त, आपके मन की वृत्ति को रोक दे, थाम दे, हम्म। तो वही योग है। आम तौर पे लोग जो योगा के जो आसन वगैरह जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह में या वीडियो वगैरह में जो देखते हैं, उसको सोचते हैं कि यही योग है। योग आपके सारी काम में जुड़ा हुआ है। मतलब योग आप करते नहीं हैं, आप योग को जीते हैं। राइट। योग आपके साथ में चौबीसों घंटा आपके साथ में होता है। क्लास में या जिम में आप 1 घंटा आप वर्कआउट करते हैं, 2 घंटा वर्कआउट करते हैं, वो उस टाइम तक आपके साथ में होता है। लेकिन अब आपके जीने का मतलब है, यानी कि आप 24/7 एग्जैक्टली आप योग की, चित्त की वृत्ति जहाँ थमी हुई है उस अवस्था में है। यानी आप कॉन्शियसली हर एक चीज़ों से आप अवेयर हैं, अपने एक्ट से अवेयर हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी इमोशन किस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, किसी ने मुझको कुछ बोला 2 बात, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। आप इस अवस्था को जान रहे हैं। आप सपोज़ आग का एक गोला हाथ में आपने ले लिया, जलेगा, और आप जैसे जलेगा आप उसको हाथ से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि वो जला, आपको महसूस हुआ कि वो जला। अब सपोज़ कि आप उस अवस्था में हैं जब आपने किसी से बात किया और आपने किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा अगर बोल दिया, गाली गलौज हो गई या कुछ बाताबाती हो गई। अगर आप अवेयर हैं, अगर, तो आपको ये भी एग्जैक्टली होगा कि भाई मैंने वो राग या द्वेष जो भी जो है, मैंने वो द्वेष अपने अंदर जगाया। वो हाथ में गोला लेने के बजाय वो अपने मस्तिष्क पे गोला रखने के जैसा है। जब आप अवेयर होंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरे को ये जल रहा है, मैंने एक हाथ में जला तो मैंने उस गोले को गिरा दिया। जब दिमाग पे अगर जल रहा है और मेरे को इस चीज़ के लिए अवेयर हूँ तो मैं जाहिर सी बात है मैं उसको भी गिरा दूंगा कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अवेयरनेस इज़ द की, और अवेयरनेस ही योग है। बाकी जो हम जो जैसे कोई सा भी आसन करते हैं, चाहे कोई भी एडवांस आसन हो या बेसिक आसन भी हो, वो तो सिर्फ योग आसन है। योग का आसन। वो तो सिर्फ योग का आसन है। योग का आसन आपको मदद करता है कि आप उस चित्त की अवस्था में आप अपने आप को लंबे देर तक बैठ के ध्यान लगा सकें। जैसे योग के 8 स्टेजेस हैं, यम, नियम, आसन। तो आसन तो थर्ड स्टेज है, यम नियम तो पहले का स्टेज है। अब यम और नियम का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर नियम ही नहीं पालन कर रहा हूँ, अगर कुछ प्रण ही अगर नहीं लिया हूँ, चोरी कर रहा हूँ, नॉन वायलेंस के बजाय वायलेंस में इंडल्ज हूँ, तो जब मैं ध्यान लगाने के लिए भी बैठूँगा तो मेरा ध्यान तो एग्जैक्टली सारा यही पे लगेगा था कि भाई सामने वाले ने ये मुझे बोला था, अच्छा सामने वाले को मुझे मारना है, सामने वाले ने ऐसा डंडा मारा था तो मुझे मारना है। तो वो चित्त की तो अवस्था ही एग्जैक्टली नहीं आएगी वो। फिर मैं चाहे 4 घंटा योगा करूँ या 5 घंटा योगा करूँ, बात तो वही है। तो जैसे एक सवाल आपने अभी पहले बोला कि मार्शल आर्ट्स और इसमें, तो मैंने एक बात कहा है कि आपका इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अदरवाइज यू विल नेवर रीच दैट स्टेट। और मैं तो कहता हूँ कि आपका इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली हम यही काम कर रहे हैं कि लोगों का अवेयर, देखो इंटेलिजेंस तो पूरा एआई ले चुका है, और बिल्कुल। अल्टीमेटली वो जो मेमोरी, वो जो जितनी भी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी चीज़ें वो चली गई। अब जो लीडरशिप है और अब जो कोर एज अ ह्यूमन जो बचा देता है, भाई बंदूक चलानी है आपको, बंदूक किस पे चलानी है, एक डेटाबेस रहेगा, लेकिन एक्चुअल तो आप समथिंग इज विच इज़ योर इमोशंस टेल यू कि व्हाट इज़ राइट, एंड देन ओनली यू कैन टेक डिसीजन। अगर गोली चलाने की बिल्कुल। बहुत एक्सट्रीम बात की जाए तो वैसे लीडरशिप में भी हर जगह पर जब आपको पल पल में निर्णय लेना है तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ही बहुत काम करने वाला है। इसी पे हम काम भी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये अवेयरनेस तो पहुँचे ही पहुँचे। योगा को हेल्थ से बहुत ज़्यादा जोड़ा गया है अब।
है ना क्या। लेकिन योग हेल्थ तक बस लिमिट नहीं है। मैं खुद एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट सर्वाइवर हूँ। ऑलमोस्ट 11 ऑपरेशंस हुए हैं। एंड मैं खुद दिखता हूँ कि मैं बार बार कुछ योग कुछ ऐसा करके एक इंटरनल स्ट्रगल रहता है। लेकिन जब मैं बहुत डीप डाउन जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार, मेरे थॉट मैनेजमेंट अगर मैंने कर लिया, थोड़ा सा डिसिप्लिन रख लिया, अपने ब्रीदिंग पे काम कर लिया, वो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाता है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। वेट मैनेजमेंट पे मैं स्ट्रगल करता हूँ। मैं डेफिनेटली अभी मोटा हूँ और चीज़ें चलते रहती, बीएमआई बढ़ गया, बीएमआई कम हो गया। लेकिन जैसे मैं स्ट्रेस से बाहर आता हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी तैयार होती है और फिर मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ। ऑब्वियस है किसी ना किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या जो योग है उसको हेल्थ तक लिमिट रखना या लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना और लाइफ के जो बोलते हैं रिचनेस को एंजॉय करना, लाइफ के अदर एक्सपेक्ट्स को भी एंजॉय करने में योगा हेल्प कर सकता है। आपकी पेरेंटिंग जर्नी में, आपके रिलेशनशिप की जर्नी में, आपकी खुद से जो लव होता है, खुद का जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उस पर भी ये काम करता है। पेरेंटिंग की आपने बात की, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने छेड़ी है। जी जी। पेरेंटिंग स्पेशली मैं कहता हूँ कि योगा तो लाइफ स्टाइल का पार्ट वैसे तो सभी का होना चाहिए। मतलब इट इज़ मोर देन हेल्थ, केवल फिजिकल हेल्थ, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पेरेंटिंग को तो मैं कहता हूँ कि पेरेंटिंग इज़ अनपेड इंटर्नशिप। ट्रू। कि मतलब आप थ्रू आउट स्ट्रगल करते होते हैं उस पीरियड में बच्चे को अलग अलग उसमें डायरेक्शन पे। और मतलब ये पेरेंटिंग ऐसी जर्नी जहाँ पे आप अनलर्न बहुत करते हो, एग्जैक्टली अपने टाइप अपनी चीज़ें अनलर्न करते हो, नए तरीक़ों को पहुँचने की कोशिश करते हो। वो बिल्कुल हर रोज़ की लड़ाई है वो। बिल्कुल। जी तो ये लाइफ स्टाइल का इतना इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। आप जैसा जस्ट इमेजिन करके देखिए कि हम स्लम से कोई भी हम गुजरते हैं तो उनका बात करने का तौर तरीका वो स्लैंग लैंग्वेज में बात करेंगे। जैसे मैं एक बार यहीं रायपुर की मैं बात बता रहा हूँ। एक बार मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था कहीं महावीर नगर के साइड से ही, और एक स्लम पड़ता है बीच में। तो एक बाप अपने बेटे को ही जो है वो सुबह सुबह गाली दे के और कह रहा है। वो बच्चा एग्जैक्टली जिस इमोशंस के साथ में बड़ा होगा, और वो बच्चा एग्जैक्टली किसी आगे चल के कोई क्राइम करता है या कोई अगर बच्चा भी उसी काइंड ऑफ बिहेवियर में एग्जैक्टली बिहेव करता है, तो उस बच्चे के एग्जैक्टली दोष नहीं है, क्योंकि उसने उस माहौल वो माहौल ही उसको वो मिला कि जिसमें उसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो डेवलप हुआ वो भी वैसा ही हुआ, बस सही हुआ। क्योंकि उसके फादर ने ही एग्जैक्टली कभी नहीं ध्यान दिया। उसकी ब्रेन की न्यूरो प्रोग्रामिंग ही हो गई वैसा। बिल्कुल। तो हम मतलब खासकर पेरेंट्स को लगता है कि भाई अभी बच्चा क्या, अभी मतलब अभी क्या ही ज़रूरत है इसकी। जितना एजुकेशन आप स्कूल में आपको जितना पढ़ना ज़रूरी है, मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि उतना ही आपको बच्चे के अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना उतना आपके लिए ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो कहता एग्जैक्टली हूँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कई बार हमने ऐसे देखे भी हैं कि भाई ऐसे जो टेररिस्ट वगैरह कुछ, कोई ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि कहते हैं कि अनपढ़ा आदमी ही टेररिस्ट होता है। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स भी हो जाते हैं, किसी भी कास्ट से हो सकता है वो। तो किसी भी कास्ट से हो सकता है, किसी रिलीजन से हो सकता है। बट वो सब कुछ करने के बावजूद भी वो क्यों एग्जैक्टली वो आ रहा है, क्योंकि वो लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस वो वो दिमाग में ही एग्जैक्टली नहीं आ रहा है कि मैं इसका कुछ हित करने के बजाय मैं उसके साथ में कुछ गलत कर रहा हूँ, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। मुझे सिर्फ अपना ही दिख रहा है, क्योंकि कॉन्शियसली माइंड कंट्रोल पे नहीं है। कॉन्शियसली कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एग्जैक्टली कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, एम्पैथी रखना, इसके और कितने व्यूज़ हो सकते हैं, वो इतना टाइम पे डिसीज़न में आता ही नहीं है। आप अपने आइडिया अपनी चीज़ों पे स्टक हो जाते हो और वहाँ वो ऐसा लूप रहता है कि अब वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर और रिजिडिटी डेवलप करता है। और जैसे बच्चे हट करते हैं खिलौने के लिए, वो हट आपका वो नहीं निकला है और वहाँ पर भी आप वही हट कर रहे हो।
एग्जैक्टली। आप ग्रो अप नहीं हुए हो, आप वहाँ पे बच्चे ही हैं। और इसी में कई जगह जो नशे की जो प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में, वो इमोशनल नीड ही कहीं ना कहीं से फुलफ़िल करने के लिए ही आप उसको एक्वायर करते हैं। चलो चीज़, क्योंकि आप अपने आप में बैलेंस में नहीं हो, अपने आप को पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो। और कोई भी दोस्त अगर बोले कि इससे ये चीज़ें होती हैं, तो आप उसको ट्राई करना चाहते हो। तो जब आप खुद पे विवेक रहता है आपका, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में संपूर्ण हो। और शायद ये सारी बातें जो हैं वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक चाइल्ड के लिए वो एनवायरनमेंट एक पेरेंट दे सकता है। अगर वो खुद के इमोशनल इंटेलिजेंस में भी काम करे, ट्रू। तो वो बच्चे में अपने आप को रिफ्लेक्ट होगा कि बच्चा तो एनवायरनमेंट को एब्जॉर्व कर रहा है, उसके ट्रू। एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है उसको वो ले रहा है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपने सही की सर। जैसे आप एक चीज़ देखेंगे कि मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि भाई बच्चों को योगा कैसे मतलब सिखाएं, बड़ा मुश्किल है इस एज में। मैंने कहा कि आप क्यों सिखाना चाह रहे हैं? आप एक बच्चे के बगल में बैठ के और सिर्फ बैठ के, जैसे स्टार्ट होने के पहले आपने एक चीज़ किया कि लंबी सांस लेके, आपने एक जो रिचुअल फॉलो किया कि लंबी सांस लेके और थोड़ा फिर उसका मैं धीरे धीरे ये फोकस करने के लिए, आप बच्चे के बगल में बैठ के आप उसको सिखाइए मत। आप बस एक करिए। लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़िए ये। आप नोटिस करेंगे कि बच्चा भी एग्जैक्टली आपके बगल में वही कॉपी कर रहा होगा, चाहे वो कोई सा भी बच्चा हो। आप योगा को सेम वे किसी को ज़बरदस्ती ऐसे बच्चे को सिखाइए मत, आप कीजिए। आप मतलब सी बड़े, मैं कहता हूँ कि बड़े होने के बाद में एक डेटा मैं देख रहा था कि इंडिया का 3 से 4% पॉपुलेशन महज सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्रीज में, मतलब केवल योगा में नहीं, केवल फिटनेस इंडस्ट्री में 3 से 4% पॉपुलेशन सिर्फ इन्वॉल्व है। यानी पूरा फिटनेस इंडस्ट्री, मान लेता हूँ 4 से 5% में मान लेता हूँ कि इस पे पूरा फिटनेस इंडस्ट्री इसी पे सरवाइव करता है। इसका एक मैं ये इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि भाई मतलब पीपल डोंट लाइक वर्कआउट। जब इतने बड़े देश में जब बड़े नहीं वर्कआउट लाइक कर रहे हैं, तो आप बच्चों से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? चिल्ड्रन लाइक एडवेंचर्स, यू मेक इट इन सच ए वे कि जैसे आपने जो रिचुअल जो स्टार्टिंग में आपने जो किया कि भाई लंबी सांस लेना और लेके जो है, जस्ट इमेजिन कि आपके पैर से रूट निकल के और अर्थ में जा रहे हैं और एनर्जी जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। आप ये स्टोरी के माध्यम से आप ये बच्चों को जो है वो खेल खेल में ये कराइए। देखिए, दे विल जस्ट इनटू दिस एंड यू विल नेवर रियलाइज कि बच्चे थ्रू आउट एग्जैक्टली मतलब दे विल बी जस्ट डूइंग दिस थिंग। ताड़ासन किसी को कराना है, एक सिंपल सा एक मैं स्टोरी बनाया करता था कि भाई हम ऐसे एक पैर पे खड़े होकर दिखाओ और जस्ट इमेजिन करो कि बहुत तेज़ हवा चल रही है लेकिन फिर भी तुम्हें खड़े रहना है। एंड दे आर इनटू दिस, दे लाइक एडवेंचर कि हाँ ठीक है तूफान चल रहा है, मैं खड़ा हूँ। मेक फन ऑफ आउट ऑफ दैट, मेक इट इन ए कम्युनिटी, टेक इट टू द कम्युनिटी। आइसोलेशन में हम बड़े नहीं काम कर पाते हैं। एक कहावत कम्युनिटी है बहुत कि इम्पोर्टेंट है। आइसोलेशन जो है वो में रहने में मतलब क्या कहते हैं वो कि खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग में तुम बड़े नहीं एग्जैक्टली रह पाते हैं, बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इन द पेरेंटिंग, मतलब मुझे पेरेंटिंग लगता है कि पेरेंटिंग इज़ वेरी 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 एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली के लिए नहीं, आप आगे आने वाली कई जनरेशन के जनरेशन लिए के लिए एग्जैक्टली यू आर जस्ट डूइंग दैट। अगर आपने कर लिया तो बोलते ना, मैंने एक और मेरा रिसर्च कहता है, अभी तक इसमें फाइंड आउट किया है सर मैंने, अगर आपने एक एटीट्यूड जो आपके कल्चर्स में आपके चला आ रहा है, अगर आपने ब्रेक करके आने वाले जनरेशन को रोक लिया है ना, तो आपने वहीं पे अपना पितृदोष ख़त्म कर लिया। बिल्कुल। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था, वो चीज़ ट्रांसफॉर्म होना बंद हो गया, आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधर गई।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मैं एक बात और इसमें कहना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मतलब पेरेंट्स को कि अ, मतलब whether you are giving them wealth, whether you are transferring your generation wealth or not, that is not important. What kind of civilization you are just transferring, what kind of civilized behavior, cultured behavior you are transferring, that is important. क्योंकि if your child is cultured, well cultured, अगर civilized अगर है, he will make wealth out of that. But if your child is uncultured, uncivilized, whatever wealth you will transfer, he will destroy that. डेफिनेटली ट्रू, वेरी ट्रू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे भी देखेंगे तो आप मतलब खूब किसी के पास में धन दौलत है, उसके बावजूद भी कल्चर्ड नहीं है, तो वैसे धन का आप लेके करेंगे क्या जब दिमागी संतुलन ही नहीं है। जब मैं अपनों के ही ऊपर अगर बंदूक अगर तान दूँ तो वो फिर परिवार परिवार ही किस लिए है फिर। उससे बढ़िया तो भाई कि बंदूक ही ना हो। सही बात है। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो एक टाइम हुआ करता था जब हम मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड द कंट्रीज वर नॉट सिविलाइज्ड। एक रोग कोई एक बनता था एंड देन आफ्टर जस्ट वॉर हो जाता था, पूरा का पूरा एक कल्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाता था, एक सिस्टम नहीं था। है ना। अब वो टाइम भी एग्जैक्टली शिफ्ट हो रहा है, दैट वाज द टाइम ऑफ हार्ड पावर, अब टाइम शिफ्ट हो रहा है सॉफ्ट पावर सॉफ्ट के पावर ऊपर। पे। और ये चीज़ें तभी आएंगी जब एग्जैक्टली हम राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, राइट काइंड ऑफ टीचिंग वी विल जस्ट ट्रांसफर टू आवर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस। क्योंकि ये एक दिन का काम ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई पेरेंट्स बनने के पहले ही, काफ़ी पहले ही योग का लाइफ में उतरना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। योग जब उतरता है तो फिर चीज़ होती है। सर इसमें आज के डेट में बहुत तरह तरह के रिलेशनशिप को लेके भी इश्यूज दिखते हैं, है ना। शादियाँ, डिवोर्स तो एक ऐसा चीज़ हो गया हमारे जैसे कल्चर में, हम डिवोर्स के मैनेजमेंट, डिवोर्स की चीज़ें अलग अलग अब बिजनेसेस के ऊपर खड़े होने लग गए हैं। ये इस सोसाइटी में कभी हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो, समय आएगा, है ना। तो लेकिन एक कमिटमेंट होता है रिलेशनशिप, एंड लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला बदलेगा, ये बदलेगा, काउंसलिंग करते इतना समय हो गया है मुझे तो। लेकिन आज भी एहसास होता है द काइंड ऑफ पर्सन यू आर इनसाइड, अगर आप अपना रेस्पेक्ट पूरी तरह से इनसाइड आप कर रहे हो और आप फुलफिल्ड हो, तो आप वैसा पार्टनर भी अट्रैक्ट करोगे और पार्टनर पे आपको फुलफिल्ड महसूस करेगा। जो एम्प्टीनेस है, ये सारी चीज़ें हैं, जो लोनलीनेस फील करना है, ये सारा चीज़ जो है, ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, चीटिंग है मैरिज में, सारी चीज़ें हैं। इसमें भी मुझे लगता है योगा और जो चीज़ है बॉडी की, जो माइंड का जो बैलेंस है, इमोशंस का बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये तो एक साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। एक योगाचार्य के पर्सपेक्टिव से आपने क्या महसूस किया है इसमें? मैं इंटरनेशनली ऐसे जब मैं जी जी। क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे जैसे जो फॉरेन वगैरह के जो क्लाइंट हैं तो दे आर जस्ट मतलब इमोशनली वेरी डिस्टर्ब। कुछ का डिवोर्स भी हो गया है, कुछ दूसरी तीसरी शादी के बाद भी जो है मतलब दे आर नॉट मतलब इमोशनली बैलेंस्ड। प्रॉब्लम कहाँ पास है एग्जैक्टली? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बच्चे के बिगिनिंग से हमें सिखाया ही एग्जैक्टली जाता है कि बांध के रखने का खुद को, पॉसेसिवनेस। कि व्हेन यू जस्ट लेट इट गो का अगर फीलिंग है, जो योग एग्जैक्टली जो सिखाता है कि ठीक है, जैसे हम ध्यान के लिए हम बैठते हैं, भाई बहुत मुश्किल काम है ध्यान लगाना, सांस पे ध्यान देना ही केवल बस आ रहा है जा रहा है, बस इतना कहने को बहुत आसान है, बहुत टफ काम है वो। 1 मिनट के बाद जो है दिमाग कहीं और भटक जाएगा। लेकिन क्यों ज़बरदस्ती उसको बांध के रखना है 1 घंटे तक? जब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा दिमाग भटक गया, फिर काम कर लूँगा मैं, फिर 1 मिनट के लिए सही, फिर 1 मिनट के बाद भटक जाएगा, फिर से लग जाऊँगा काम पे। धीरे धीरे वो 1 मिनट 10 मिनट होगा, 10 मिनट 1 घंटा हो जाएगा,
मैं डे वन में क्यों उसको बांधने की कोशिश करूँ? मैं अपने बिहेवियर को चेंज करने जा रहा हूँ। अब मैं उसी को मैं बांधता हूँ मैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो चित्त को किसी हिसाब से पकड़ के ही बिल्कुल रखना है, टाइट रखना है, बिल्कुल नहीं कि ऐसे कैसे भटक जाएगा। नहीं, ये तो पाप है। अगर ये पाप है तो फिर तो मेरा कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग को ये ऐसा बनाने वाला तो फिर परमेश्वर है। तो फिर असली पापी तो वो है फिर। तो हम एग्जैक्टली रूट कॉज को देखने के बजाय हम एग्जैक्टली बांधना, एक दायरे में बंध के और रहते हैं, और बच्चों को भी एग्जैक्टली बांधन के ही रखना चाहते हैं। हमने हमारा बचपन से, जैसे पेरेंटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई कि हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पेरेंटिंग किया ही एग्जैक्टली गलत है। फिर जब बच्चा या बच्ची जब बड़ी होती है तो उसके लाइफ में फिर तो कोलाहल आना ही आना है। अब भाई, जैसे मैरिज का ही आपने एक बात लिया, एक रूट ऐसे अगर देखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप की बातें भी कई बार मैं बोल जाता हूँ। जैसे मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय अस, मैरिज इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय अस, ट्रू। है ना? तो और उस इंस्टीट्यूशन में जो बंधा वो ठीक है, जो नहीं बंधा उसके हम अगेंस्ट हैं। what exactly is the need of marriage if two person they are living harmoniously their life and they are very happy? जैसे लव मैरिज गलत क्यों है? अगर दोनों के बीच में, अगर दोनों के बीच का बॉन्डेज अगर अच्छा है, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, कॉन्शियसली दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, दे आर रेयरिंग देयर चाइल्ड इन ए वेरी गुड वे, बहुत अच्छे से तालीम दे रहे हैं, अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है? लेकिन हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने बनाया ही एग्जैक्टली दिया है कि लड़की इतनी से बड़ी होगी, उसका में तुझे शादी करना है, उसका में वो तेरा घर है, ये घर नहीं है जहाँ से तू जन्म ली है। तो हमने तो पेरेंटिंग ही खराब किया ना। डिवोर्स की ज़रूरत एग्जैक्टली तभी आ रही है जब एग्जैक्टली दोनों के बीच में बन नहीं रहा है, चाहे किसी भी कारण से हो। अगर चीज़ें इमोशनली दे आर साउंड, इमोशनली दे अंडरस्टैंड ईच अदर, मैं कहता हूँ कि प्यार से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार हो ना हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो प्यार होने के बावजूद भी जो है वो, मतलब आए दिन हम कई बार हम देखते हैं पेपर वगैरह में, टीवी वगैरह में, कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो बिल्कुल मर्डर कर दिया, उसको काट के किसी उसमें ऐसे, मतलब ऐसे ऐसा बहुत हेनियस क्राइम दे जस्ट डू इट, होता है, पॉसेसिवनेस मिक्स नहीं है पॉसेसिवनेस। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसकी तालीम उसकी गलत हुई है, उसे सिखाया ही गया है, कहते हैं कि भाई कि ये तेरी जागीर है। अब व्हेन यू जस्ट सी योगा इट सेज कि ठीक है, तुमने मतलब यू आर जस्ट इनटू दिस, ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट गो। पेन आया, जैसे हम विपश्यना मेडिटेशन में एक चीज़ सीखते हैं, विपश्यना में हम करते हैं कि मतलब ऑब्जर्व द सेंसेशन, पेन इज़ कमिंग, पेन आया, दर्द उठा, एंड जस्ट लेट इट गो, जो शुरू होगा उसका अंत होगा। तो ये थॉट आया, उसका भी अंत है, लेकिन कब? जब हम उसे कॉन्शियसली उसको हम जानेंगे, देखेंगे तब। अदरवाइज वो जब पेन आएगा तो हम उसे हम खुला रहे होंगे, अरे बाप रे ये दर्द हो रहा है, ओहो ये हो रहा है, तो वी आर एक्चुअली इन टू दैट पेन, हम उसे निकल नहीं रहे, उस पेन में ही अटके हुए हैं। एंड देन वी आर जस्ट फाइंडिंग थ्रू आउट आवर लाइफ कि भाई ये पेन तो जा ही नहीं रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको एक प्राणायाम का बात जब छिड़ी हुई है तो जी। किसी का रात में 2 बजे के आसपास नींद टूट जाता है। आमतौर पे आजकल का लाइफ स्टाइल में खासकर बहुत स्ट्रेस है, तो स्वाभाविक है लोग तो सोते ही बहुत लेट हैं, पर 2 बजे के रात पे नींद टूटना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ,
बिकॉज लीवर वापस फिर से अपने आप को पूरा डिटॉक्स करता होता है उस टाइम पे। ये टाइम होता है जब बॉडी का पित्त बढ़ता है, और 4 बजे के बाद फिर इसका में वात बढ़ता है। तो वात इज़ बेसिकली एयरी, दैट इज़ वाई यू जस्ट फील कि एनर्जेटिक। जैसे अगर आप टाइम से सोए हैं तो आप सुबह एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि वात बढ़ा हुआ है। अब जब पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त बढ़ने में आप नोटिस करेंगे कि ब्रीथ इज़ नॉट इन कंट्रोल। अच्छा। हम्म। तो आ, इसका वैसे तो 2-4 आयुर्वेद के भी उपाय हैं। बेसिकली वो भी पित्त को शांत करता है। आप डिटॉक्स कीजिए बॉडी को, क्योंकि आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं। तो जैसे आयुर्वेद के अगर उसमें अगर कहूँ तो पादाभ्यंगम हो गया, या नाक में 2-2 बूंद तेल सॉरी घी डाल लेने के बाद में बहुत प्यारा नींद आता है उसके बाद। और आपको आपके जो अंदर है जो इमोशंस, उसको शांत करना है। आप किस भाव में एग्जैक्टली खा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। किस स्टेट ऑफ माइंड में खा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम खा ही रहे हैं, आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे टीवी देखते हुए खा रहे हैं। ध्यान तो है ही नहीं मेरा कि यहाँ पास कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा लिया, क्योंकि सारा ध्यान तो टीवी पे है। तो आपके डाइजेशन, भाई आपके इमोशन भी एग्जैक्टली वेगस नर्व ने सिग्नल ही कुछ नहीं दिया आपको। तो आप तो सिर्फ अंदर इंटरनली सिर्फ डाले जा रहे हैं। आपके नर्व ने कोई इमोशन ही नहीं दिया, मतलब इमोशनल कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया है, सिग्नल ही नहीं दिया है कि भाई कुछ तो जा रहा है अंदर जिसको कि पचाना है। फिर हम हो सकता है कि ओवर ईटिंग कर लेंगे। कॉन्शियसली अगर आप खा रहे हैं तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि मैंने इतना खा लिया है, मेरा पेट भर गया है। अनकॉन्शियसली जब आप खाएंगे तो आपको टीवी के बंद होने के बाद एहसास होगा कि अरे बाप रे, अब तो उल्टी जैसा लग रहा है। तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जैसे हम एक उज्जयी प्राणायाम कराते हैं, और कई लोग इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग वगैरह भी आजकल वेस्टर्न उसमें बोलते हैं, बट इट इज़ मोर देन दैट। बेसिकली उज्जयी ब्रीदिंग क्या है? उज्ज का मतलब है कि ब्रीथ, और जय इज़ कि जय हो, कंट्रोल आपने पा लिया। कंट्रोलिंग द ब्रीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जैसे मैं एक बार वापस फिर मैं कहूँगा कि पेरेंटिंग के जैसे मैं, या मतलब इसलिए नहीं आप बच्चे को सिखाइए कि आपको दुनिया को दिखाना है, अपनी दुनिया में कुछ खुद को साबित करना है। यू लिव द लाइफ, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप एक एक पल को जिएंगे, वो दैट जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट। द डे यू विल रीच देयर, आप उस दिन कुछ नहीं एंजॉय करने वाले हैं। उस दिन आपको लगेगा कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या अचीव कर लिया कि जो बाकी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जिस क्लास में था, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि एक क्लास में 10 के 10 बच्चे अगर फर्स्ट आकर आते हैं, आपको खुशी होती है? नहीं होगी, क्योंकि 10 ने वो अचीव किया है। हम बच्चे को सिखाते हैं कि तुझे फर्स्ट आना है, एक प्रेशर माउंट किए। अब वो बच्चा जब फर्स्ट अगर एग्जैक्टली जब वो आएगा तो वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है कि मैं फर्स्ट हूँ, मैं आगे हूँ और बाकी मेरे से पीछे हैं। जिस दिन बच्चा अगर फर्स्ट नहीं आता है, अगर उस दिन उसको तकलीफ होगा। तो हमने, अब वो बच्चा फिर इसके बाद में रोएगा, फिर वो एक इमोशनल पेन लेके जाएगा कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाया। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि 90% ला के भी, एग्जैक्टली मेरी भांजी 95% ला के 12th में, और उसके बाद भी जो है वो परेशान, सिर्फ इसलिए कि उसके 95.3 आए और उसके फ्रेंड का 95 पॉइंट समथिंग 7 ऐसा कुछ आया। बस इतने पॉइंट के लिए जो है वो परेशान। हमारे टाइम पे तो 90% मतलब पता नहीं क्या चीज़ होता था। क्या चीज़ होता था? 90% नहीं आते थे लोगों के, 80% में तो टॉपर हो जाता था। टॉपर हो जाते थे। क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एग्जैक्टली प्रेशर ही एग्जैक्टली पेरेंट्स ने ये दे दिया है कि तुम्हें आगे, तुम एक अनोखे हो। क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये चीज़ें? सर फिर भी मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, है ना? योगा के थ्रू ऐसे कपल्स जो अपने लाइफ में हार्मोनी पाए होंगे, ऐसा कपल
आए हों और साथ में योगा किए हों और उन्होंने लाइफ में ट्रांजिशन देखा हो, ऐसा आपने देखा है? वैसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक कनेडियन थी, इंडियन बॉर्न कनेडियन है। इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब सिर्फ उसी चीज़ को लेके उनको नींद नहीं आता था। और आई थिंक वो मेरे पास पिछले 4 साल से लगभग कर रही हैं। और आज के डेट में मतलब सी इज़ लिविंग हर लाइफ वेरी, मतलब बिल्कुल कूल होके एकदम, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने के लिए हैं, मतलब जो आए जिनके पीसीओएस पीसीओडी वगैरह के वजह से लेके डिवोर्सेस हो गए हैं। और बट डिस्पाइट दैट टुडे भले दे आर जस्ट लिविंग सिंगल एज वेल, बट लाइफ आराम से जी रहे हैं। इट टीचेस यू, योगा टीचेस यू टू लेट इट गो। जो होना है, देखिए जो होना है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते, राइट। जो बीत गया उसको भी आप नहीं रोक सकते नहीं हैं। रोक सकते, ठीक नहीं किया जा सकता। और फ्यूचर का आपको पता नहीं है, पता नहीं है। वो भी आपके हाथ में नहीं है। वर्तमान आपके हाथ में है। योगा आपको वर्तमान ही सिखाता है सिर्फ, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। कि आप आज में जीना सीख गए तो आप जिंदगी के रस को निचोड़ना सीख जाएंगे। फिर उसका आप स्वाद लेके अच्छे से जी सकेंगे आप। अदरवाइज उस पेन में आपको ना तो एहसास हो रहा है कि, मतलब ना तो वो राग ही एहसास हो रहा है, सिर्फ द्वेष ही द्वेष आपको दिख रहा है। किसके लाइफ में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कुछ एक ऐसे पल जरूर होंगे उस दर्द के भी टाइम पे जो सुखद होंगे। लेकिन जब आप दर्द की अनुभूति, मतलब दर्द का अनुभूति करते होते हैं, तो आप सुख का एहसास ही कभी नहीं कर पाते हैं कि अच्छा कुछ अच्छा भी इस दौरान घटा है, उसको भी जी लूँ। तो योगा है ना, मुझे लगता है कि आपको एक बैलेंस, एक अप्रोच वर्तमान में रहे, कि एक बैलेंस अप्रोच देता है कि ज़िंदगी को आप सुगम तरीके से बिता सकें। तब एक ग्रैटिट्यूड की भावना, जिंदा जिंदा होने का महसूस होना, लाइफ हर पल है उसका महसूस होना। खैर, कहते हैं ना कि जब आप प्रेजेंट होते हो तो आपका माइंड मर जाता है। आपका माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। प्रेजेंट में सिर्फ लाइफ रहती है और आप होते हो और एक्सपीरियंस रहता है। तो योगा वो एक्सपीरियंस तक शायद जोड़ देता है। सही। सर, थोड़ा सा मैं चक्राओं के बारे में पूछना चाहूँगा। आजकल चक्रा हीलिंग, चक्रा ये चीज़ बहुत सी जगह नाड़ी में, बॉडी में इतने इतने एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एंड बीमारियों का जड़ भी है कि एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर बीमारियां आती हैं। ये चक्रों का जो साइंस चल रहा है ना, ये साइकोलॉजी में भी आजकल इसके अलग अलग वेव से चीज़ें आ रही हैं कि ये अफर्मेशंस भी हम दे रहे हैं, उसमें योग तो है ही है, टाइट भी आता है, कलर साउंड सब कुछ आता है, थेरेपीज है ना। तो आप इतने सारे थेरेपीज़ को जानते भी हैं, तो आपका क्या लाइट है इसमें? मैं तो एक चीज़, सिंपल सा एक चीज़ कहता हूँ कि, क्यों जगाना है चक्रा। अच्छा। मतलब करना क्या है आखिर। चक्रा जो सिखा रहा है उसके खुद चक्र जागृत हुए, और जागृत हुए तो कितने चक्र जागृत हुए, क्या मतलब उसका खुद का सिखाने वाले का कहाँ है। चक्रा इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी हाईली एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ हीलिंग। लेकिन एक गड़बड़ भी अगर होता है, अगर सिखाने वाला आपको अगर सही अगर नहीं मिला, तो दैट कैन टेक योर लाइफ एज वेल। ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आप दो तार को आप जोड़ते हैं, कुछ गलत तार कहीं जोड़ दिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सही इलेक्ट्रिशियन पकड़ना ज़रूरी है। तो वो किसके गाइडेंस में हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे
वो मोरलेस बहुत फैशन सा आ गया है कि मुझे अपनी दुकान खोलनी है, दो चार जगह कहीं से भी कुछ भी किया और कोर्स किया और उसके बाद जो है चक्रा हीलिंग चालू। मैंने खुद क्या अचीव किया? योगा में मैट इज़ योर लेबोरेटरी, ओके। है ना? योर योगा मैट इज़ योर लेबोरेटरी वेर यू प्रैक्टिस पेशेंस एंड फोकस वाह। विच यू कैन टेक इट टू योर लाइफ। अब एक चीज़ मान लीजिए कि सपोज़ किसी ने बहुत सिद्धि वगैरह खूब किया, खूब चक्रा वगैरह जागृत कर लिए, खूब बहुत अचीव कर लिया। मैं आपको एक एग्जांपल ही आपको बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस एक बार संध्या आरती कर रहे थे अपने घर पे ही। तो कोई एक साधु, एक संत आते हैं और उनसे कहते हैं कि नॉक करते हैं, बोलते हैं कि मैंने 13 साल साधना की और मैं हुगली नदी के ऊपर, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले कि बहुत बढ़िया। तो साधु ने बोला, कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो? तो रामकृष्ण बोले कि बिल्कुल नहीं। तो साधु ने कहा, कहता है कि भाई फिर तुम किस काम के मतलब योगी इतना नाम है तुम्हारा और तुम जो है वो मतलब मैं कर लिया 13 साल की साधना में और तुम जो है वो इतने बड़े नामी गिरानी हो, उसके बावजूद भी तुम ये पानी पे नहीं चल सकते हो। एंड हिज रिप्लाई वॉज कि इसकी ज़रूरत क्या है? मुझे नदी इधर से उधर पार करना होगा तो मैं नाविक को बुलाऊंगा, नाव में बैठूंगा और इधर से उधर पार कर जाऊंगा। तुम भी चल के इधर से उधर पार करोगे, मैं भी इधर से उधर पार कर जाऊंगा। ज़रूरत क्या है? जैसे योग को आजकल लोग मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन को समझते हैं कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन जब करूँगा तो वो योग है। यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है। मैंने जैसे शुरू में मैंने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोध। अरे बाबा, सिंपल सा उतना ही तो करना है, वही तो करना है बस। मुझे ज़रूरत ही क्या है इतना एनर्जी मतलब हाईली बिल्कुल कि मैं मतलब गायब हो जाऊं या हवा में उड़ने लग जाऊं। जरूरी थोड़े ना है कि हवा में मतलब उड़ना, मतलब ध्यान करने के टाइम पे मैं जब बैठूं तो मैं हवा में उड़ जाऊं मैं। ठीक है, जब आप नहीं होंगे तो आप हवा में उठ जाएंगे, बट उसकी ज़रूरत क्या है? अगर आप धरती पे रह के भी एग्जैक्टली आपका चित्त अगर शांत अगर है तो भी आप बुद्ध बनेंगे। कौन सा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कौन सा बहुत एडवांस आसन किए, कौन सा महावीर ने कोई बहुत एडवांस आसन किए और वो तो मतलब बोधिसत्व को प्राप्त हो गए। तो ज़रूरत उसकी नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ चित्त को शांत करने की। सर, ये योग चित्त वृत्त जो है ना, हाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि योगा को मतलब हमारे लोगों को समझ में आए। ये इसका परिभाषा क्या हाँ है, सरल भाषा में? हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ तो एक सिंपल सा एक चीज़ है कि मन वृत्ति, यानी कि बिल्कुल मन आपका इधर उधर भटक रहा है। मन की वृत्ति यानी कि आपका मन का भटकना जिस दिन कंट्रोल हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने योग कर लिया। योग साधना है, योग क्रिया नहीं है, योग एक्सरसाइज नहीं है। यानी हर एक पल जब आप लाइफ को प्रेजेंट में रह के हर एक चीज़ों को आप महसूस करके और जीते हैं, वही योग है, वही साधना है। बोलने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा लाइन में है, लेकिन आप 1 मिनट अगर कोई बैठता है, 1 मिनट भी नहीं होता है, 30 सेकंड के अंदर जो है वो इधर से उधर ध्यान चला जाता है। 30 सेकंड के अंदर सिर्फ सांस, और सिंपल सा एक टेक्निक जो बुद्ध कहते हैं कि आनापान मेडिटेशन विपश्यना में, कि सिर्फ सांस आ रहा है इतने को जाने और सांस को जा रहा है, ये आनापान मेडिटेशन सिखाया जाता है विपश्यना में पहले 3 दिन। ये 3 दिन इतने पे फोकस नहीं हो पाता है, 3 मिनट। हर थोड़ी देर में लगेगा कि ध्यान भटक गया, 1 घंटा ऐसे पहले ही बैठे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी ध्यान कहीं और भटका हुआ है। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस खाली मतलब तरीका क्या, बस एक सिंपल सा एक रास्ता है
कि अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप मन को कंट्रोल करेंगे तो सही आहार, सही विहार, सही चित्त, सब कुछ आपका कंट्रोल में होगा। और वो कंट्रोल आपके ज़बरदस्ती से नहीं आएगा। कंट्रोल वो नहीं है जिसको आप बांध के लाएं। कंट्रोल वो है जो अपने आप आपके जहन में उतर जाए, आपके बिहेवियर में आ जाए। स्वतः ही उतर जाए। सर, डे टू डे लाइफ में हमने देखा गया है कि आजकल एक तो मालूम एयर में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, एयर की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो शरीर का जो हमारी एफिशिएंसी है रक्त को शुद्ध रखने का, हवा को शुद्ध रखने का, वो भी हम भूल रहे हैं। यानी हम कहना चाहूँ मैं आम भाषा में, हम सांस लेना भूल रहे हैं। तो ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ बताइए जो डे टू डे लोग अपने माइंड को भी सही रख सकें और हेल्थ भी अच्छा रख सकें। क्या ध्यान देना चाहिए ब्रीदिंग में? ब्रीथिंग में जो सबसे पहला एक प्राणायाम हम जो सिखाते हैं वो हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी बेसिकली ये नहीं है कि केवल बस किसी हिसाब से पाइप को ऐसे खींच के और ऐसा कुछ आवाज़ निकाल दें, काइंड ऑफ भूतिया टाइप का आवाज़, वो नहीं है। वो सो हम का साउंड वो इतना सूक्ष्म होता है कि जिसको आपके बगल में कोई बैठ के भी अगर सुनना अगर चाहे, या गर्दन को यहाँ पर अपने कान को यहाँ लगा के भी अगर गर्दन के पास आपके रखे, तब भी उसको नहीं एहसास होगा। सूक्ष्म यानी कि स्लो, आपका कंट्रोलिंग में आपका ब्रीदिंग इतना स्लो होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। सभी को एक लिमिटेड अमाउंट में सब कुछ मिला है। जैसे आपके घर में पानी का वाटर प्यूरिफायर का एक फ़िल्टर, जो कैंडल उसमें जो भी लगता है प्यूरिफायर का, तो उसकी भी एक लिमिट है। सपोज़ 2000 लीटर या इतना लीटर, इतने 100 का लीटर इतना छाने का पानी आपको उसके बाद में जो है बदलना पड़ता है। सेम वे आपको ऐसे इन जनरल लाइफ में भी आपके लंग्स की भी एक कैपेसिटी है। आप उस लंग्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किडनी के छानने का एक लिमिट है, आप उसको कैसे एग्जॉस्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रात को 9 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भाई आप किडनी को रेस्ट भी दीजिए। सांस लेना है, लेकिन कैसे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपकी सांस ही है जो आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर को कनेक्ट करती है। सांस खत्म तो लाइफ खत्म, क्योंकि यही आपकी प्राण शक्ति है। उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको कि सो के, बैठ के और खड़े होके किसी भी फॉर्म पे आप कर सकते हैं। अच्छा। सो उज्जयी इज़ वेरी कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग। यू कॉन्कर योर ब्रीथ so that the breath comes from not from the abdominal area, it goes up to your lungs only। केवल फेफड़े तक ही आपको भरना है। आमतौर पे हम सांस लेते हैं कैसे, सांस लेते हैं, हमारे सांस के साथ में पेट भी फूलता है। पेट तो बना ही नहीं है उस चीज़ के लिए। पेट का काम तो फूड को स्टोरेज करने का है, लेकिन हम पेट में भी सांस को भर रहे हैं। जब हम कंट्रोल वे में ब्रीथ करेंगे, जब हम डायफ्राम को कंट्रोल करेंगे, यानी कि डायफ्राम आपका आपके सीने से ऊपर नहीं आना चाहिए, तो आप एक्चुअली फील करते हैं पूरे लंग्स को। आपके लंग्स की कैपेसिटी है, स्कूल में हमने पढ़ाया जाता था कि लंग्स की कैपेसिटी आपकी 5 लीटर की कैपेसिटी है। यानी एक छोटा सिलेंडर जो पहाड़ पे लेके जो जाते हैं माउंटेनर्स, वो मतलब उतनी बड़ी कैपेसिटी है। हमने कितना यूटिलाइज़ किया? हम तो छोटा सांस लेते हैं और छोटा ही छोड़ देते हैं। हमने केवल नीचे के हिस्से को फिल किया, हमने कोनिकल पार्ट को तो हमने ऊपर का हमने फिल ही नहीं किया। जब हम डायफ्राम को कंट्रोल करते हैं तो पेट में जाने की बजाय हवा आपके पूरे डायफ्राम में जाता है, सॉरी आपके लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है। क्योंकि जब भी डायफ्राम ऊपर अगर फूलेगा तो वो पेट में उतरेगा ही उतरेगा। तो एक किसी को भी सबसे पहला जो सीखना चाहिए वो उज्जयी प्राणायाम सीखना चाहिए।
और उज्जयी प्राणायाम आपको ज़्यादा कुछ नहीं, उज्जयी तो मैंने कहा ये कहते हैं कि आप बैठे, उज्जयी एक ऐसा प्राणायाम है जिसको कि आप बैठे, खड़े या लेट के भी आप कर सकते हैं। लेट के आइडियली मैं कहता हूँ कि पहले सीखना चाहिए, उसके बाद में आप बैठ के आइए, क्योंकि आप उस स्टेट में आपका बॉडी का पोस्चर ही ऐसा होता है कि उस स्टेट में एग्जैक्टली कंट्रोल हो जाता है। बैठने के बाद में आपको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई ये डायफ्राम ऊपर ना, मेरे रिब्स के ऊपर ना फ्लोट करे। दूसरा, आज के टाइम पे इतना पॉल्यूशन और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, खासकर जैसे भी मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह का, तो सभी को आइडियली मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कपालभाति 10 मिनट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। कपालभाति प्राणायाम भी है, कपालभाति षटकर्म भी है। षटकर्म मतलब? षटकर्म इज़ बेसिकली कि बॉडी क्लिनसिंग का ओके। मैकेनिज्म। ओके। तो कपालभाति दोनों है, प्राणायाम भी है और आपका षटकर्म भी है। अब षटकर्म में यानी बॉडी बेसिकली केवल क्लींस करती है, अंदर के बॉडी को पूरा क्लींस करने का काम करती है। और जब आप एज ए प्राणायाम करते हैं तो कोई भी प्राणायाम तब तक नहीं है जब तक उसमें बंध नहीं लगता है। अच्छा। बंध इज़ बेसिकली लॉक। लॉक। 3 लॉक होते हैं, मतलब 3 बंध होते हैं आपका, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। एक चीज़ हम समझें जो आम तौर पे लोग मतलब जनरली मैं देखता हूँ पार्क में कि लोग बस किए जा रहे हैं, इधर से नाक से इधर लिए उधर छोड़ दिए। कोई भी प्राणायाम तब तक प्राणायाम नहीं है जब तक उसमें बंध ना हो। ना। अब बंध क्या है? बंध इज़ बेसिकली, बंध को अगर हम समझें, तुम पहले प्राणायाम को अगर मैं डिफाइन करूं तो प्राणायाम क्या है? प्राण इज योर एग्जैक्टली योर लाइफ, और यम का मतलब होता है एक्सटेंशन। अब लाइफ क्या है? आप खाना के बिना 2 दिन रह सकते हैं, सांस के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। राइट। तो लाइफ की एनर्जी एग्जैक्टली आपकी क्या है? आपका सांस, सांस है, ब्रेथ है। जिसको कि आप सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, जिसको कि आमतौर पे हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्राणायाम जब हम कहते हैं तो का यानी कि आपके सांस का एक्सटेंशन होना चाहिए। ओके। अगर सांस का एक्सटेंशन नहीं है तो प्राणायाम है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली भी मैं ऐसे ही ब्रीथ कर रहा हूँ और प्राणायाम करके भी मैं वही ब्रीथ कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस ही क्या है? तो उसका एक्सटेंशन होना ही एग्जैक्टली प्राणायाम है। अदरवाइज वो तो षटकर्म कर रहे हैं, आप बॉडी को क्लीन कर रहे हैं केवल। मैंने इधर से सांस लिया, उधर से छोड़ दिया। आप नॉर्मली भी अगर कॉन्शियसली एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप नॉर्मली भी सांस ले रहे हैं, और जब ध्यान करेंगे तो एक टाइम के तक आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस चल रहा है, फिर उसके बाद जो है वो आपका दूसरी नाड़ी जब जागृत होगी तो आप देखेंगे कि आपका सांस राइट साइड से चल रहा है। तो ये ट्रांजिशन दिन भर होते ही रहता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यही है, एक्सटेंशन का। तो दूसरा जो है आपका आता है कि कपालभाति। प्राणायाम बहुत ज़्यादा नहीं है आसन की तरह। मैं कहता हूँ कि सूक्ष्म क्रिया एक दिनचर्या में, एक सूक्ष्म क्रिया करके आदमी, और प्राणायाम आपका उज्जयी प्राणायाम, आपका कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और बहुत ज़्यादा होता है तो भ्रामरी, इतना मोर देन सफिशिएंट है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ओके। सूक्ष्म जो आपने कहा वो क्या चीज़ है? सूक्ष्म क्रिया जैसे हम स्कूल के टाइम पे हम जैसे जो हम पीटी वगैरह हम करते थे, गर्दन को ऊपर नीचे घुमाना, अच्छा। साइड टू साइड ये कंधे को घुमाना, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, नॉर्मल बेसिकली बॉडी आपका मोबाइल होना चाहिए। जैसे थ्रू आउट द नाइट आप जब लेटे होते हैं तो आपकी बॉडी एक अवस्था में लेटी हुई है, एक पूरा एक जकड़न होता है। और उसके बाद जब आप मतलब कंबल वगैरह से भी आप तो स्टैटिक एनर्जी आप लेके उठते हैं। जैसे आप जब पैर को नीचे जब रखते हैं तो पृथ्वी के साथ में कनेक्ट होने के साथ में अचानक वो कई बार हमें झटका लगता है ना, कई बार अचानक से, या उठते हैं तो अजीब सा लगता है, फील होता है। तो आप उस एनर्जी को पहले चैनलाइज करते हैं।
देखिए, फिट रहने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन की ज़रूरत है ही नहीं। जापान में ओकिनावन आइलैंड में ब्लू कुछ ओशन, ब्लू हाँ, जोन्स जो हैं, ब्लू 5 जोन्स जो। है, हाँ। ओकिनावन आइलैंड में एक चीज़ देखी कहते हैं कि भाई कि क्या इनके हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या रीज़न है। तो दे फाउंड कि ये हर दिन अपनी बॉडी को मूव ज़रूर करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन हर दिन अपनी बॉडी को छोटा थोड़ा बहुत मूव ज़रूर करते हैं। और बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओकिनावा आइलैंड में वो अपने छोटे छोटे काम, छोटी छोटी ऐसे कुछ 5 चीज़ें बताई गई थी उसमें। ये रूटीन फॉलो करना, डाइट का एक टाइप फॉलो करना, मूवमेंट फॉलो करना, हैप्पीनेस के लिए कम्युनिटी बनाकर छोटी छोटी कम्युनिटी में छोटी छोटी सेलिब्रेशन करना, अपना खाना वो खुद बनाना, एंड जो द मॉडर्न स्थेटिक लाइफ स्टाइल से मूवमेंट वाली लाइफ स्टाइल में रहना। एंड एवरेज एज जहाँ तक वहाँ 110 का है, 110 एग्जैक्टली, हाँ, एवरेज 110 का है। एवरेज 110 का है। एंड ऐसे ब्लू जोन्स अब काफ़ी सारे रेप्लिकेट भी होने लग गए हैं। मेरी जानकारी में जो 5, हाँ, 5 एक थे। सार्डिनिया हाँ, वगैरह में भी एक अभी यूएस में एक बना है किसी ने, आपका हवाई आइलैंड के साइड। हवाई आइलैंड के साइड बना है। ये सारी चीज़ें हैं। सर, एक मेरा सवाल रहेगा आपसे कि बच्चों में योग कैसे इंट्रोड्यूस करें? बच्चों में बच्चों कि आने वाले जनरेशन को हमें जो करना है, हाँ, जो देना है, या हम बोल सकते हैं जो कल का भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस भारत का विजन हम देख रहे हैं, विजन 40 बोले, 2000 बोले, जहाँ हम एज अपने को लीडर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बिना स्वस्थ और बिना उस मानसिकता के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब आने वाले जनरेशन को ऐसा जब हम देंगे तब जो जेनजी के बाद जो जनरेशन आएगा, वहाँ से चीज़ें बहुत कुछ सुधार की संभावना बन सकती है, क्योंकि अब अवेयरनेस है लोगों के पास, और हर पेरेंट्स आज जिम्मेदार भी लेना चाह रहा है, कोशिश तो कर रहा है एटलीस्ट। तो इसके लिए ये जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब मेरे ख्याल से ये जो योग है, जो पेरेंटिंग है, जिन टॉपिक में हम चर्चा किए हैं आज इस आज के पॉडकास्ट में, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा बताइए ये कैसे किया जाए इसे। मुझे लगता है बच्चों को बदलने के पहले हमें खुद को बदलना होगा, पेरेंट्स को खुद को बदलना होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कहता है कि बच्चे दे आर वेरी गुड इन मिमिकिंग द थिंग्स। बच्चों में पूरा मिरर न्यूरॉन्स हाँ, एक्टिव रहता है, या तो जब हम अपनी बिहेवियर को चेंज करेंगे, हम अगर योग को अपने लाइफ में लाएंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको अपनाने लगता है। सेकंड, हम बच्चों को पहले दिन में 1 घंटा कराना या इतना फोर्सफुली इतना देर तक कराना, ये गोल नहीं रखें। 10 मिनट एक कम्युनिटी के थ्रू जोड़ के, बिकॉज जब वेन दे जस्ट सी ना बच्चे किसी और को कि भाई मतलब मैं ही केवल इमोशनल पेन में नहीं हूँ, मैं भी केवल उस पेन से नहीं गुजर रहा हूँ, और भी लोग उस पेन से गुजर रहे हैं, तो दे स्टार्टेड, मतलब वो जो क्राई जो है, वो जो पेन जो है, वो पेन कम होना लग जाता है। थर्ड कि हम एक बिहेवियर बच्चे के अंदर लाने की कोशिश करें कि 10 मिनट ही हम केवल कराने के लिए हम सोचें, और वो 10 मिनट भी एडवेंचरस तरीके से, ओके, स्टोरीज़ के माध्यम से, खेल खेल में, मेक इट फन इंस्टेड ऑफ टीचिंग। जब हम उसको टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लेके जाते हैं ना, तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। बच्चों को किसी भी चीज़ को, इवन मैं सिखाने के लिए कहता हूँ कि बच्चों को सिखाने के लिए आप उस भाषा में मत बात कीजिए जिस भाषा में आप समझते हैं। बच्चों से बात करने के लिए आपको खुद को बच्चा बनाना पड़ता है। मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं अपने भांजे को सिखा रहा था, आई थिंक 3 साल पहले की बात है, 2-3 साल हो गया इस बात को। तो तब वो शायद 5-6 साल का था। तो मैं उसको बॉक्सिंग सिखा रहा था, और मैं फुटवर्क उसको समझा रहा था। मैं उसको सिखा सिखा के आधे घंटे से मैं बिल्कुल परेशान हो गया था।
उसके बाद भी वो गलत कर रहा था। तो मैं बड़ा इरिटेट हो गया और इरिटेट होके मैंने उसकी पीठ पे मैंने उसको एक बार मारा मैंने। हम्म। तो फिर भी वो नहीं समझे, वो उल्टा और प्रेशर में आने के बाद में और गलत करने लग गए। तो मैं कह रहा हूँ उसको, कहते हैं कि इतना बेवकूफ़ हो, कहते हैं कि ये नहीं, इतना सिंपल सा एक पैर बस यहाँ रखना है, वो नहीं कर पा रहा है। उसी टाइम पे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने ये सारी चीज़ों को सुना बात करते हुए भी। तो उसने एक बात बोला कि मेरे को लगता है कि तू उससे उस भाषा में नहीं बात कर रहा है जिस भाषा में वो समझना चाह रहा है। ये बात तब से आज तक मेरे दिल और दिमाग में घर कर गई। और मैं अपने सिखाने के दौरान मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा अगर नहीं सीख पाया तो आप अपने बच्चे के ऊपर कभी मत दोष दीजिएगा। आप मेरे ऊपर बिल्कुल ब्लंटली बिल्कुल दोष दे के जाइए, आप मेरे को 4 बात सुना के जाइए कि आप नहीं सिखा पाए, ये मेरा फेलियर है। क्योंकि बच्चा जिस भाषा में, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। यूनिक है। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में दूसरा भी समझेगा। हमें उसी भाषा में एग्जैक्टली उसको समझाना पड़ेगा जिस तरीके और जिस तौर तरीके से वो सीखना चाहता है। कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग टाइप्स भी बच्चों की अलग अलग है। और बच्चों की दुनिया ना एनिमेटेड दुनिया होती है हमेशा। वो हर चीज़ को एनिमेशन से देखते हैं, हर चीज़ को स्टोरी से, इमोशन से समझते हैं। जब तक वो इमोशंस, अटैचमेंट, वो फीलिंग्स जब तक उसमें वो नहीं है तब तक उनसे वो एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसको कैसे करते हैं? मैं सिखाने के पहले एग्जैक्टली मैं खुद भी बच्चा बनता हूँ और मैं लिटरली बच्चों की आवाज़ में मतलब बिल्कुल आवाज़ निकाल के भी, जैसे मैं अपने बच्चे के साथ में भी अगर मैं मतलब खेलता हूँ, लिटरली खेलता हूँ और एज ए दोस्त ही मैं मेरा बेटा मुझे पापा कहने के बजाय बचपन से मुझे मतलब एक कार्टून कैरेक्टर का एक वो कार का रेसिंग का वो चलता था, तो उसमें एक लाइटनिंग मैक्वीन था और रेड कलर की कार और एक उसमें डीजे और एक बूस्ट। तो मैंने डीजे और बूस्ट को, मैंने दोनों को एक साथ मैं जोड़ दिया और मैंने डीजे बूस्ट ही बोलता था। तो आज तक मेरा बच्चा मुझे डीजे बूस्ट ही बुलाता है। अच्छा। उससे स्कूल में भी जब पूछा गया पहली बार, कहते हैं कि पापा का नाम क्या है, तो उसने बोला डीजे बूस्ट। ओके। तो मैंने मतलब मेरी वाइफ अगर मेरे बच्चे को अगर मतलब अगर बियॉन्ड को अगर पढ़ाती है अगर है तो वो एज ए टीचिंग पढ़ाती है उसको कि बिल्कुल मतलब टीचर की तरह बिल्कुल। उसमें वो गलतियाँ करता है, उसमें वो मुश्किलों का सामना करता है, कई बार रोने लग जाता है, कई बार पढ़ना नहीं चाहता है। मैं आज तक अपने बच्चे के साथ में वो कभी रिलेशन मैंने बनाया ही नहीं एग्जैक्टली। मैं उसको इवन कहता हूँ कि हम तो दोस्त हैं। मुझे कुछ लोगों ने बोला भी, कहते हैं कि सर आपको पापा बोलने के बजाय डीजे बूस्ट बोलता है। मैंने कहा आई एम कंफर्टेबल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वाई यू आर वरीड। लेकिन इसका एक चीज़ है कि घर में अगर किसी की बात माने ना माने, लेकिन मैं एक बार अगर बोल दूँगा कि बेटा ये हमारे को करना है ना, वो बिल्कुल करेगा। मैं जब यहाँ रायपुर आया तो यहाँ पहली बार मैं जो क्लास लेता था वो यहाँ मारुति लाइफ स्टाइल में क्लब पराइजो में लेता था क्लास। उस क्लास में आई थिंक 25-30 बच्चे के आसपास शायद थे और मतलब उस क्लास में उनके पेरेंट्स को जब अपने बच्चों को समझाना होता था तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप इसको ऐसे करने के लिए बोलिए ना, तो वो आपकी बात मानता है। और ये मैं पेरेंट्स के साइड से मैं बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक मानता हूँ, ये बहुत बड़ा फेलियर है ये, कि आपके बच्चे को आपको कुछ बोलने के लिए आपको मेरी ज़रूरत लेनी पड़ रही है, मेरी मदद लेनी पड़ रही है कि सर आप बोल दीजिए। भाई आपने इसका मतलब वो बॉन्ड ही एग्जैक्टली आपने नहीं बनाया कि बच्चा आपकी बात माने। और मैं वही बात बोल रहा हूँ जो आपने बोला था, मैं वही बात उसको मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये गलत बात है, इसको हमें ऐसे करना है। और बच्चा एक बार में मान जाता है। रीज़न क्योंकि मैं बच्चे की भाषा एग्जैक्टली मैं बच्चे
की भाषा बोल रहा हूँ और बच्चे के लेवल पे मतलब जाके बोल रहा हूँ। मैं एज ए टीचर नहीं, मैं उसका सबसे पहले मैं उस रिलेशन को एक बॉन्ड बनाया पहले, उस बॉन्ड को बनाने के बाद एग्जैक्टली मैं उस चीज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कनेक्ट फर्स्ट देन डायरेक्ट, देन कनेक्ट डायरेक्ट, एंड डायरेक्ट। तो वो बिल्कुल मानेगा। मुझे लगता है कि केवल इसमें ही नहीं, मतलब चाहे किसी भी स्कूल में हर बच्चे को, हर टीचर को ये मान के चलना चाहिए कि हर बच्चा एक अपने आप में यूनिक है और आ, मतलब उस यूनिकनेस के साथ में एग्जैक्टली उससे बिहेव करना चाहिए। और जहाँ ये नहीं होता है तो मैं एक बात मैं कहता भी हूँ कि ये बच्चे का फेलियर नहीं है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है कि आप अपने ऊपर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। कोई बच्चा नहीं, मतलब कोई बच्चा बात नहीं मान रहा है, कोई बच्चा ज़बरदस्ती क्लास में हुड़दंगई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, और आप इरिटेट हो गए और आप उसको जाके 2 डंडा मार दिए। तो बच्चा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपने अपना फ्रस्ट्रेशन उसको डंडा मार के निकाल दिया। एक इजी रास्ता मिला आपको फ्रस्ट्रेशन निकालने Exactly. का, निकाल लिया आपने। ट्रू। तो फर्स्ट कनेक्ट देन डायरेक्ट। तो योगा में भी जो चीज़ें पेरेंट्स भी अगर किसी चीज़ को सिखाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट कनेक्ट फिर डायरेक्ट। हम पेरेंटिंग में भी यही सिखाते हैं, फर्स्ट कनेक्ट देन डायरेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लास्ट यही है कि एक हार्मोनियस लाइफ के लिए, एक पीसफुल लाइफ के लिए, इनर पीस के लिए, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो लोगों को डेली बेसिस में करना चाहिए योगा में, योगा को लेके या जो भी हो एक उस पे। जैसे एक चीज़ मैंने कहा कि सूक्ष्म क्रिया करें, और सूक्ष्म क्रिया के बाद में सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार सेट ऑफ आसन है। सूर्य नमस्कार के बाद में आप 10-15 मिनट अपने लिए निकाल के और प्राणायाम कर लें, आई थिंक उतना सफिशिएंट है। तो प्राणायाम पहले करना है कि सूर्य नमस्कार पहले नहीं, करना? प्राणायाम हमेशा बाद में करना है। अच्छा। जैसे योग के जो स्टेजेस हैं कि यम, नियम, आसन, आसन के बाद में फिर इसका आता है प्राणायाम। ओके। तो फिर उसके बाद धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। तो प्राणायाम आपको बाद में करना है, हाँ, आसन कंप्लीट करने के बाद में। और इतना मुझे लगता है कि बिजी से बिजी लाइफ शेड्यूल में भी हर आदमी कम से कम अपने लिए आधा घंटा तो ज़रूर निकाल सकता है। निकाल सकता है। मैं कहता हूँ कि आप बिज़ी तभी हैं, बिज़ी वही आदमी है जो हर काम को करता है। बिज़ी वो नहीं है कि जो खाली सिर्फ बैठा हुआ है कुर्सी पे और बोल दिया कि बोल दो कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं सूझ रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ सिर्फ और मैं कह रहा हूँ कि मैं बिज़ी हूँ। तो ये बिज़नेस नहीं है, मैं कुछ कर रहा हूँ तब बिज़ी हूँ। और हर जो करना है वो योग में उतर सकता है अगर आप करते रहें तो। हाँ, अगर करते रहें तो ज़रूर। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है योग में और लाइफ में। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट। कंसिस्टेंसी, इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट और और कमिटमेंट। कमिटमेंट। आप किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होकर अगर नहीं कर रहे हैं, यानी आपको मज़ा ही नहीं एग्जैक्टली आ रहा है, तो आप उसको आज नहीं कल छोड़ें या परसों छोड़ें, आप छोड़ दीजिएगा। मैं कर रहा हूँ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। आज किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, फिर अचानक किसी दिन मन किया उठा लिया, फिर बोलूँ, कहते हैं कि अरे भाई करना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वो एक बार फ्लो ब्रेक होने के बाद वो ब्रेक ही हो जाता है। कमिटमेंट नहीं है कि नहीं मेरे को ये आधा घंटा, चाहे कहीं भी मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तब भी मेरे को नहीं, मेरे को ये आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालना है, मेरे को ब्रीथ कॉन्शियसली मेरे को ब्रीथ करना है, मेरे को नहीं आज का मेरा कपालभाति नहीं हुआ है, मेरे को करना है ये, चाहे रात हो जाए कुछ भी हो जाए। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी अगर ट्रैवल किया हूँ, मेरे साथ मेरा मैट जरूर जाता है। अच्छा। और मैं रात के 2 बजे भी अगर मैं कभी का अगर पहुँचा हूँ तब भी मेरे सुबह उठने का जो टाइम है, मैं उठूँगा और मैं अपने मैट पे ज़रूर होऊंगा। मैं भले दोपहर में उसके अंदर मैं आराम करूँ, सो जाऊँ, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो ये चीज़ें, अपना कमिटमेंट अपने लिए ये फिक्स होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें जिसने अपने लाइफ में फ़िक्स कर लिया किसी भी काम को लेके, चाहे वो पढ़ाई को लेके, चाहे अपने खेल को लेके,
चाहे अपनी ज़िंदगी में जो भी करियर में जो भी आदमी काम कर रहा हो, जिसने इन 3 चीज़ों को फिक्स कर लिया, सक्सेस डेफिनेटली आना है। सो तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही, है ना। और कंसिस्टेंसी, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट। कमिटमेंट, ये 3 चीज़ें आप कहीं भी अप्लाई करिए, ये डेफिनेटली वर्कआउट करेगा। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपका वेल्थ हो, चाहे आपका रिश्ते हो, चाहे आपकी पेरेंटिंग हो, दिस थिंग इज़ रियली वेरी कॉमन, है ना। सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नॉलेज मिले। हो सकता है कि हम कुछ और इनोवेशन लेके आएँ जिससे और लोगों को हेल्प हो, है ना। और आप कुछ बता सकते हैं सर, आप तक कैसे जुड़ सकते हैं? अ, हम विशाल नगर में अनंत अष्टांग योग के नाम से हमारा सेंटर है। सुबह 7 बजे से क्लास चालू होती है। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके। और बेयरफुट कहाँ पर है? और बेयरफुट अवंती विहार में है, जहाँ मार्शल आर्ट्स की क्लासेस होती हैं, ओके। जहाँ हम मिक्स मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, ग्रैपलिंग और मिक्स मार्शल आर्ट सिखाते हैं। ओके सर, आपके लोकेशंस, आपका डिटेल हम पूरा का पूरा हमारे दर्शकों को बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जी। है ना। और जो भी इंक्वायरी नंबर है, जैसा भी हो, वो सारा चीज़ें हम डाल देंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। और सेम योगा पे, ईयर। मार्शल आर्ट पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन और पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप पे इतनी डीप नॉलेज, इतनी डीप चर्चा हुई, ये अपने आप में अद्भुत एक कन्वर्सेशन था। बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए। एंड सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और किसी को भी कुछ भी हेल्थ इशू है, या योगा को या इन सब चीज़ों को लेके आपको थोड़ा भी कोई डाउट है या ऐसा कुछ पूछना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए। सर तक पहुँचने की कोशिश करिए, इनके इंस्टाग्राम आईडी पे पहुँचने की कोशिश करिए। वो इंस्टाग्राम भी हम हमेशा हम अपने चैनल में डालते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, हम अब तक बिल्कुल पहुँचेंगे, आंसर मिलेगा। सी यू ऑल। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।